सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। एचएसएससी 2026 के लिए जो हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज चली हुई थी, इसके बिल्कुल समापन पर आ गए हैं हम। आज हमारा जो है सेकंड लास्ट जो है चैप्टर रहने वाला है, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जावा को डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आप जो है सीक्वेंस वाइज तैयारी कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। चैप्टर नंबर कौन सा हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, इससे पहले जो 11 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, वो चैप्टर किससे रिलेटेड थे, तो वो चैप्टर जो है बेसिक से रिलेटेड थे। कंप्यूटर का बेसिक डिटेल से हमने कवर किया था। और जो अब हमारा स्टार्ट हो रखा है 12वें चैप्टर से हमने जो स्टार्ट किया है, वो हमने क्या स्टार्ट किया है, एडवांस जो है कंप्यूटर स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम क्या क्या कर चुके हैं थोड़ा सा बता चुका हूं। एडवांस में सी लैंग्वेज कर चुके हैं, C++ लैंग्वेज कर चुके हैं, DBMS कर चुके हैं, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर चुके हैं। और आज हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आज हम जावा करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, जावा लैंग्वेज आज हम करने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीक हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा, वो कौन सा रहेगा, पाइथन का रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो इतना सब जो है हम कंप्यूटर के अंदर कर चुके हैं। सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा हुआ है पाइथन का। आज हम यहां पर जावा करने वाले हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीजें देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से मैंने सारा जो है कंप्यूटर का जितना भी बेसिक टू एडवांस होता है, वो सारा यहां पर करवा दिया है। बिल्कुल आसान भाषा में करवाया है, जो कि आपको बिल्कुल समझ आएगा मेरे भाई। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो मेरे भाई। और इससे बेहतर आपको कंप्यूटर नहीं मिलने वाला भाई मेरे भाई, ऐसा मेरे को लगता है मेरे भाई। ठीक है, बाकी फिर भी आपका कोई भी जो सजेशंस हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे देना। और यकीन मानिएगा, ये जो हमने यहां पर किया है ना, कंप्यूटर डिटेल से किया है, खत्म हो जाएगा ये बिल्कुल मत सोचना। जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला हरियाणा पुलिस का या फिर सीईटी मेंस 2026 के, तब तक ये सारी सीरीज जो है ना, ये अलाइव रहेंगी, जीवित रहेंगी। जीवित रहने का क्या मतलब है, अभी हमने सारे सब्जेक्ट को जो है डिटेल से किया है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल से खत्म होने के बाद मोस्टली जो है एक सब्जेक्ट रह जाएगा हमारा साइंस का मेरे भाई। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट हम जो है इसी कंप्यूटर के नेक्स्ट वीक से जो है, उससे नेक्स्ट वीक से जो है साइंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमारा साइंस का बाकी है। और ये साइंस का सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के जो है प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी तैयारी को जो है पॉलिश करने का काम करेगा। सारे क्वेश्चन लेंगे, रैंडमली क्वेश्चन लेंगे, जो आगे आएगा उसको करता हुआ चलेंगे। क्योंकि पिछले 8-10 महीने से हमने डिटेल से जान लिया है हर सब्जेक्ट को, जितना जानना जरूरी था एचएसएससी 2026 के लिए मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई बच्चा नया इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप जो है चैनल के अंदर चले जाना, और वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2026 के लिए, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 2026 के लिए। ठीक है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी 2025 की मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, वहां से फाइंड कर लेना, देख लेना। एग्जाम से पहले आपको पूरी प्लेलिस्ट देख डालनी है मेरे भाई। उसके बाद एग्जाम में आपको पता लगेगा कि इस प्लेलिस्ट से कितना आया है और कितना नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। बस यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब चलते हैं हम जो है आज जावा लैंग्वेज को स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, वैसे ऐसे नहीं कह सकते आप, जावा लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, जावा लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है, मतलब सभी लैंग्वेजेस की जननी किसको बोला जाता है, जावा लैंग्वेज को बोला जाता है। इसीलिए ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम जावा लैंग्वेज को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। यकीन मानिएगा, इससे आसान आपने नहीं पढ़ा हुआ। आपको सीधा सा बोलता हूं, रट्टा मारना है भाई। मैं यहां पर नहीं बोलूंगा कि आपको समझना है। समझना तब होता, समझने के लिए मैं तब बोलता जब आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती, या फिर आप करियर बना रहे होते, कहां पर, एक कोडर के तौर पर। ठीक है, एचएसएससी के अंदर अपना 1 या 2 आएगा जावा के अंदर से, वो भी ना भी आए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर के लिए आपको पूरी कोडिंग की 300 प्लस पेजेस की जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं ये 19-20 पेजेस में दूंगा, यहां से जावा आपकी कंप्लीट स्टैटिक जी के कंप्लीट हो जाएगी। सीधे आपको रट्टा मारना है भाई, ना तो आपको समझ आएगा पहली बार में, ना ही आपको समझना है मेरे भाई। एचएसएससी 2026 के लिए सिर्फ उतना ही रट्टा मारना है जितना मैं यहां पे आपको बताऊंगा आपके एचएसएससी 2026 के रिगार्डिंग मेरे भाई। समझ गए मेरी बात? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे ये जब आप
पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगा बिल्कुल भाई ये भाई सही बोल रहा है, एचएसएससी यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। एक्चुअल में दिक्कत क्या है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना, हम सोचते हैं कि हम काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है हम काबिल नहीं है, एक्चुअल में जो उस एग्जाम की डिमांड होती है ना मेरे भाई, वहां तक हमने टच नहीं किया होता है। अब जावा से आपने जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको क्या लगता है यार जावा से तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, एडवांस पूछ लिए, मैंने कभी देखे ही नहीं। देखे इसलिए नहीं भाई, कभी आपने उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, आपने कभी उसको सिंपल तरीके से देखा ही नहीं, जो मैं आज यहां पे दिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन टू जावा लिखा गया है, यानी कि जावा का परिचय दिया गया है। चलिए जावा का परिचय एक एक करके देख लेते हैं। परिभाषा की बात करूं तो जावा एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए सही बात है। उपयोग, जावा का उपयोग कहां कहां होता है, इसका उपयोग मुख्य रूप से वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रोग्राम को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, जावा का उपयोग कहां कहां होता है, वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है, प्रोग्राम बनाने में होता है, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको डेवलप करने के लिए भी जावा का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। सबसे पहले खोज की बात करूं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं नहीं बताऊंगा, इस लाइन से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करो, डोंट वरी, आपको खुद पता चल जाएगा कहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जामिनर पूछता है मेरे भाई। ठीक है, तो खोज आपसे पूछे तो जावा की खोज सबसे पहले कब हुई थी, 1991 में जो है इसकी खोज हुई थी। किस टीम ने इसकी खोज की थी, तो इसे सन माइक्रोसिस्टम में काम कर रहे जेम्स गोसलिंग के नेतृत्व वाली टीम ने बनाया था। इस टीम में पैट्रिक नॉगटन, क्रिस व्रोथ, एड फ्रैंक और माइक शेरोडिन भी जो है शामिल थे मेरे भाई। ठीक है, अब इस हिस्से से जो है ये देखो यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब जावा का इतिहास देख लेते हैं। तो जावा का इतिहास कैसे काम करता है, मुख्य डेवलपर कौन था, तो जावा का जो मुख्य डेवलपर था उसका नाम था जेम गोसलिंग मेरे भाई। ठीक है, जावा का मुख्य डेवलपर इसको माना जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या था, यानी कि जावा का जो सिद्धांत था वो क्या था, तो जावा को बनाने के पीछे एक मुख्य सिद्धांत था, यानी कि प्रिंसिपल था राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि एक बार इस कोड को लिख दो, यानी कि जावा के कोड को एक बार लिखो और फिर उसके बाद जो है कहीं भी आप उसको चला सकते हो मेरे भाई। ठीक है, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ, इसका मतलब है कि कोड एक बार लिखा जाएगा और उसका प्रयोग हर जगह जो है किया जा सकता है मेरे भाई। इसका मतलब था राइट वंस और रन एनीवेयर मेरे भाई। ठीक है, पुराना नाम की बात करूं तो जावा का पुराना नाम क्या था, शुरुआत में इस लैंग्वेज का नाम जो है ओक रखा गया था। अब अच्छा, किसी को पता है कि जो है ओक के बाद क्या नाम हुआ इसका, ओक के बाद जावा नाम हुआ जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, लेकिन ओक से पहले भी इसका एक नाम था। किसी को पता है नाम क्या था ओक से पहले, डोंट वरी, इसी के अंदर हम बात करने वाले। ये देखो नाम परिवर्तन, सन 1995 में ओक का नाम बदलकर जावा रख दिया गया। डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किस ईयर जो है ओक का नाम बदलकर जावा कर दिया गया था, तो 1995 में जो है ओक का नाम बदलकर जावा रख दिया गया था। ग्रीन टीम की बात करूं तो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ओक से पहले जो है जावा का क्या नाम होता था, तो ग्रीन टीम नाम होता था। ये ना ग्रीन टीम, तो ग्रीन टीम नाम इसका ओक से पहले होता था। जावा बनाने वाली टीम के सदस्यों को ग्रीन टीम भी जो है कहा जाता है मेरे भाई। अब इस पूरे हिस्से से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा एचएसएससी, वो भी मैंने लिख दिया है, चलिए एक एक करके देखते हैं। इतना आसान और सिंपल मुझे नहीं लगता आपने आज तक कभी पढ़ा होगा तो प्लीज मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब एचएसएससी हरियाणा पुलिस स्पेशल पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखा है ना, तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से, ये देखो जावा का पिता किसे कहा जाता है, सभी को पता है जेम्स गोसलिंग को जावा का पिता बोला जाता है। जावा का पुराना नाम क्या था, ओक था मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे यह भी पूछ सकता है जावा का ओक से पहले क्या नाम था, तो यहां पे लिखा होगा, कोई नहीं, हम ये देखो ये लिखा, ओक का नाम बदलकर जावा किस वर्ष कर दिया गया, 1995 कर दिया गया। ठीक है, ये ईयर पूछा, डोंट वरी, नीचे मिलेगा वो क्वेश्चन भी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर वोरा किस भाषा से संबंधित है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन में दे देगा राइट वंस रन एनीवेयर किस भाषा से संबंधित है, नीचे चार ऑप्शन दे देगा, जावा दे देगा, सी दे देगा, C++ दे देगा या फिर पाइथन दे देगा, और आपको कहेगा एक ऑप्शन चूज करो मेरे भाई। ठीक है, तो आप कहेंगे जावा से संबंधित है मेरे भाई राइट वंस रन एनीवेयर। इसी तरह के ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको लगता है भाई एडवांस है, पता नहीं कहां से पूछ लिया। एक्चुअल में ये आपने इतना आसान तरीके से पढ़ा नहीं होता है, आपको एक मोटी किताब या शॉर्ट्स नोट्स दे दिए जाते हैं जहां से आप रट्टा मारते हैं, नहीं समझ आएगा मेरे भाई वहां से। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट को डीकोड करना पड़ेगा, तभी जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपके एग्जाम हॉल में जब जाते हो आप फेस करते हो ना, कि आपके हाथ पैर फूलने लगते हैं, आप कहते हो यार याद तो सब किया था बस याद नहीं आ रहा यार मेरे भाई। तो उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आपको इसी तरीके से जो है डीकोड करना पड़ेगा मेरे भाई हर सब्जेक्ट को। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कंपनी की बात करूं तो जावा को किस कंपनी ने विकसित किया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे सन माइक्रोसिस्टम के कंपनी के द्वारा जो है जावा को डेवलप किया गया था मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं जावा कैसे काम करती है मेरे भाई। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं जावा कैसे काम करती है। तो जावा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका प्रयोग प्रोग्राम जो है अन्य भाषाओं की तरह सीधे मशीन कोड में नहीं बदलता है मेरे भाई। तो अन्य भाषा हम जो देख के आए थे, सी देख के आए थे, सी प्लस प्लस देख के आए थे, वहां पर क्या क्या होता था, मशीन कोड में जो है सीधा बदल जाता था कोड। लेकिन जावा के अंदर क्या है, जावा के अंदर इसका प्रोग्राम जो है अन्य भाषाओं की तरह सीधे मशीन कोड में नहीं बदलता। मतलब कि ट्रांसलेटर तो इसके अंदर भी चाहिएगा, लेकिन वो सीधे मशीन कोड में जो है जावा का कोड नहीं चेंज कर देता। कैसे चेंज करता है, आइए एक एक करके देखते हैं। इसकी कार्यप्रणाली नीचे दिए गए चरणों में होती है। चलिए देख लेते हैं। कंपाइलेशन, जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, मतलब जावा से पहले हम जब कंपाइल करते थे, सी के अंदर करते थे, सी प्लस प्लस के अंदर, उसके अंदर क्या होता था, मीडिएटर होता था ना। तो इसके अंदर देखो, जावा के अंदर जब जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है। सी और सी प्लस प्लस में क्या होता था, मतलब कि असेंबलर या फिर किसी इंटरप्रेटर से जब हम सी और सी प्लस प्लस का जो कोड था वो चेंज करते थे तो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में वो चेंज हो जाता था। लेकिन ये डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं होता है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मध्यवर्ती भाषा, कंपाइल होने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल मानो सबसे पहले हमने जो है जावा के कोड को कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल करने के बाद क्या होगा, प्रोग्राम एक मध्यवर्ती भाषा में बदल जाएगा। मतलब सीधा अभी जो है जावा का कोड जो है मशीन भाषा में नहीं बदला है, अभी वो सिर्फ एक मिडल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट हो गया कंपाइल करने के बाद में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जावा बाइट कोड जो है, इसको मेरे भाई बोला जाता है, ठीक है। मशीन कोड से पहले ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा प्रोग्राम जावा बाइट कोड में जो है कन्वर्ट हो गया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इस बाइट कोड को, अभी जो ये मिडिल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है ना पूरा कोड, इस बाइट कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या किसी भी प्रोसेसर पर जो है चलाया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। इंटरप्रेशन की बात करूं तो जब प्रोग्राम चलाया जाता है तो जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम इसे बाइट कोड उसी विशेष मशीन कोड में जो है बदल देता है। अब जाके जो है ये मशीन कोड में चेंज हुआ है मेरे भाई, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद में मेरे भाई। जहां पर सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में क्या होता था, सीधा जो है जो कोड होता था वो मशीन भाषा में बदल जाता था असेंबलर की सहायता से या फिर किसी मीडिएटर की भाषा से। लेकिन जावा लैंग्वेज में क्या हुआ, ये सीधा जो है कोड जो है सीधा मशीन लैंग्वेज में नहीं बदला, ये सबसे पहले किस में बदला, ये सबसे पहले जो है जावा बाइट कोड में बदला मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे प्रोसेस करके जो है ये आगे आया मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एसएसएससी कंसेप्ट क्या लिखा गया है, जावा बाइट कोड को जेवीएम की फुल फॉर्म याद रखना भाई, जावा वर्चुअल मशीन का मशीन कोड भी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना जावा बाइट कोड को जो है मशीन कोड भी जो है बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। पहले ये किस में चेंज हुआ, जो जावा का कोड था ना वो सबसे पहले किस में चेंज हुआ, जावा बाइट कोड में चेंज हुआ। उसके बाद जावा बाइट कोड किस में चेंज हुआ, जावा वर्चुअल मशीन में चेंज हुआ मेरे भाई। ऐसे चेंज हुआ, ये एकदम से नहीं हुआ। समझ आया, आई थिंक यहां तक समझ आया होगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम जावा के विभिन्न वर्जन, यानी कि जावा के कौन कौन से वर्जन अभी तक आए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। सारे आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, कहीं से भी कोई भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार तो आप जो है नजरें घुमा ही लेना। समय के साथ जावा के कई वर्जन रिलीज किए गए हैं जो इस प्रकार है। किस प्रकार है आइए देख लेते हैं। जेडीके अल्फा एंड बीटा सबसे पहले कब आया था, 1995 में आया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद जेडीके 1.0 आया, ये कब आया, 23 जनवरी 1996 को आया। ओक के नाम से ये प्रसिद्ध था, पहली स्थिर ये रिलीज थी मेरे भाई। उसके बाद कब आया, जेडीके 1.1 आया, ये कब आया, 1997 में आया। जेडीबीसी और इनर क्लासेस जो है इसके अंदर पेश किए गए थे। J2SE 1.2 कब आया, ये 1998 में आया, इसे जावा 2 नाम दिया गया। स्विंग और GUI जो है इसके अंदर पेश किया गया था। उसके बाद J2SE 1.3 आया, ये कब आया, 2000 में आया, और इसका कोड नेम क्या था, कैस्ट्रल। बेहतर प्रदर्शन के लिए इसको जो है यूज किया गया था और इसका कोड नेम क्या था, कैस्ट्रल इसका जो है कोड नेम था। कोड नेम जरूर याद रखना मेरे भाई, ठीक है। पूछ लेगा, बताइए जो है कोड नेम आपको ये दे देगा कोड नेम और बता देगा, कहेगा बताइए निम्नलिखित में से जावा के किस संस्करण का जो है कोड नेम यह था मेरे भाई, ठीक है। तो 4 कोड नेम आपको दे देगा आंसर के अंदर। JDK 1 दे देगा, JDK 1.1 दे देगा, JDK 1.3 दे देगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मेरे भाई, आई समझ में। आगे चलते हैं। J2SE 1.4 ये कब आया था, ये संस्करण जो है 2002 में आया था और इसका कोड नेम क्या था, मर्लिन इसका कोड नेम होता था। और एसरेशंस और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जो है ये यूज किया गया था मेरे भाई, ठीक है। J2SE 5.0 कब आया था, 2004 में आया था और इसका कोड नेम क्या था, टाइगर जो है इसका कोड नेम होता था मेरे भाई। जावा SE 6 की बात करूं तो ये कब आया था, 2006 में आया था और इसका कोड नेम क्या होता था, मस्टैंग इसका जो है कोड नेम
होता था। जावा SE7 की बात करूं तो 2011 में आया था और इसका कोड नेम क्या था, डॉल्फिन इसका जो है कोड होता था मेरे भाई, ठीक है। जावा SE8 की बात करूं तो 2014 में यह आया था। LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट लैम्बडा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम AI जो है API इसके अंदर पेश किए गए थे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, जावा SE9 ये कब आया था, 2017 में आया था। मॉड्यूल सिस्टम प्रोजेक्ट इसके अंदर जो है पेश किया गया था, प्रोजेक्ट जिग्सो जो है इसके अंदर पेश किया गया था। जावा SE10 कब आया था, 2018 में आया था। लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेरेंस वेर जो है इसके अंदर आया था मेरे भाई, पेश किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, जावा SE11 ये कब आया था, 2018 में आया था। LTS HTTP क्लाइंट API स्ट्रिंग मेथड इंप्रूवमेंट जो है इसके अंदर किया गया था। जावा SE12 कब आया था, 12 से 16, 2019 से 2021 के बीच में आया था। स्विच एक्सप्रेशन रिकॉर्ड प्रीव्यू टेक्स्ट ब्लॉक्स जो है इसमें पेश किया गया था। जावा SE17 कब आया था, 2021 में आया था। LTS सील्ड क्लासेस पैटर्न मैचिंग फॉर स्विच के लिए ये पेश किया गया था। जावा SE18 और 19 की बात करूं तो 2022 में आया था। इंप्रूवमेंट इन वेक्टर API पैटर्न मैचिंग जो है इसके अंदर पेश किया गया था। जावा SE20 और 21 कब आया था, 2021 में आया था। LTS जावा 21 वर्चुअल थ्रेड्स सीक्वेंस्ड कलेक्शन के लिए इसको पेश किया गया था। जावा SE22 की बात करूं तो ये कब आया, 2024 में आया। अननेम्ड वेरिएबल स्टेटमेंट एंड फॉरेन फंक्शन जो है मेमोरी API ये सब इसके अंदर पेश किया गया है। उसके बाद जावा SE23 की बात करूं तो ये 2024 में आया है। उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पे कुछ और रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जावा SE24 ये कब आया, ये लेटेस्ट वर्जन है, 2025 में आया नवीनतम फीचर के साथ, मतलब कुछ और नए फीचर्स जोड़ दिए गए हैं। जावा SE25 कब आया है, ये सितंबर 2025 में आया। ये कब आया था, मार्च 2025 में आया था LTS। अब सबसे नवीनतम लेटेस्ट रिलीज कौन सा है, जावा SE 2026 है। ये कब आया, मार्च 2026 में आया। वर्तमान नवीनतम रिलीज यही है मेरे भाई। ये सारे संस्करण आपको एक बार नजर घुमा लेना है, क्या पता कौन सा पूछ ले मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे नोट लिखा गया है LTS जावा 8, 11, 17, 21 और 25 ये सभी जावा के संस्करण है जो अभी हम ऊपर देख के आए। लॉन्ग टर्म सपोर्ट संस्करण है मेरे भाई, ठीक है, जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए अधिक स्थिर और सुरक्षित माने जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताइए जावा के निम्नलिखित में से कौन से संस्करण जो है लॉन्ग टर्म सपोर्ट संस्करण है जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए अधिक स्थिर, स्टैटिक और सुरक्षित, सिक्योर माने जाते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, जावा 8 दे देगा, जावा 11 दे देगा, जावा 17 दे देगा और चौथे ऑप्शन में कहेगा सभी मेरे भाई। तो आपको सभी वहां पर चुनना पड़ेगा मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, एक से दो बार बस इस वीडियो को देख लेना और PDF को डाउनलोड करके जो है अपने पास जो है रख लेना। जब तक आप तैयारी कर रहे हो मल्टीपल टाइम इस PDF को आप लर्न करते रहना, रिवाइज करते रहना, ओवर ऑल टाइम आपके ये PDF काम आने वाली है मेरे भाई। इस PDF में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रखा गया है, और हर चीज वो रखी गई है जो आपको एक जगह नहीं मिलेगी भाई, ये मेरा दावा है मेरे भाई। और मिलेगी भी ना तो इतनी आसान लैंग्वेज में आपको नहीं मिलने वाली मेरे भाई। हर PDF को जो है निचोड़कर, एक एक शब्द को तोड़कर मैं ये PDF बना रहा हूं। यकीन मानिएगा बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई इस चीज में। वीडियो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, बस वीडियो में तो ये लिखा हुआ है, मैं बोल ही तो रहा हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। समझ रहे हो मेरी बात को। जो मेहनत लगती है ना वो बैक एंड में लगती है, फ्रंट एंड में नहीं लगती। जो आपने देखा होगा जो वेब डेवलपर होते हैं ना, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, उनके अंदर दो चीजें होती है। क्या होती है, एक तो फ्रंट एंड होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक क्या होता है, एक बैक एंड होता है मेरे भाई, ठीक है। एक क्या होता है, बैक एंड होता है। ये जो PDF बन रही है ना, ये कहां पर बन रही है, ये बैक एंड के अंदर मिल रही है। जो आपको वीडियो मिल रहा है ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। आपके लिए भी यही चीज है। आप जो आज तैयारी कर रहे हैं ना, पिछले 8-10 महीने से आप तैयारी करके आ रहे हैं, ये क्या है, ये आपका बैक एंड है मेरे भाई, जो किसी को नहीं दिखता। रातों को जो आप रात काली करते हो, अपनी नींद को छोड़कर जो है आप तैयारी करते हो, अपनी आंखों को जो है इतना, मतलब उनको चाहिए भाई विश्राम करें, लेकिन फिर भी आप जो है उनको जगाए रखते हो। ये आपकी तपस्या है। ये क्या है, ये बैक एंड का काम है मेरे भाई। ये कोई नहीं देखना चाहता। सभी आपकी जो है बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्डिंग आउटपुट, वही देखना चाहते हैं। आपको अंत में सिर्फ ये देखेंगे आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को। इस चीज को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखो। जो तैयारी है ना वो यहीं पर होगी मेरे भाई, फ्रंट एंड में कुछ तैयारी नहीं होगी, यकीन मानना मेरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जावा के शुरुआती उपयोग, मतलब जब जावा आई थी इसके शुरुआती उपयोग क्या होते थे, आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई। शुरुआत में जावा को डिजिटल डिवाइस सेट टॉप बॉक्स वही जो हमारा केबल कनेक्शन होता है ना, सेट टॉप बॉक्स वो वाला, टेलीविजन के लिए विकसित किया गया था। तो सबसे पहले जावा जो बनाई गई थी ना लैंग्वेज, इसका उपयोग डिजिटल डिवाइसेस के लिए किया गया था, सेट टॉप बॉक्स के लिए किया गया था और
टेलीविजन के लिए किया गया था मेरा। डोंट वरी, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ना, यहां पे लिखा गया ना एचएसएससी हरियाणा पुलिस स्पेशल पॉइंट, यहां पर मैंने सिर्फ इसी बॉक्स से बताया गया कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जेम्स गोसलिंग ने सबसे पहले इसका नाम ग्रीन टॉक रखा था, मैंने बोला था ना ग्रीन टॉक, ग्रीन टॉक के बाद इसका नाम क्या हुआ, ओक हुआ मेरे भाई, ठीक है। ओक के बाद इसका नाम क्या हुआ, जावा हुआ। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले आपका गलत नहीं होना चाहिए, इससे बाहर कुछ है ही नहीं मेरे भाई, यकीन मानना, ये जो पीडीएफ और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इससे बाहर जावा का कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। बाद में इसकी पोर्टेबिलिटी के कारण यह इंटरनेट प्रोग्रामिंग और डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा होगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जावा का यूज किस लिए किया गया था, तो जावा लैंग्वेज जो बनाई गई थी ना, इसका यूज जो है सबसे पहले डिजिटल डिवाइसेस, सेटअप बॉक्सेस और टेलीविजन के लिए किया गया था। लेकिन जावा धीरे धीरे भाई फेमस होने लगी, इसने अपना जो है काम को एक्सप्लोर किया और वर्तमान में इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इसकी पोर्टेबिलिटी के कारण जो है आज जावा का उपयोग इंटरनेट प्रोग्रामिंग, डब्ल्यू बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब वर्ल्ड वाइड जो वेब होता है ना, उससे बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन होती है ना, वो सारी कहां पर बनती है, वो वर्तमान में जो है जावा के अंदर ही बनती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब देख लेते हैं एचएसएससी हरियाणा पुलिस से संबंधित क्या आपसे पूछ सकता है। तो ये देखो बाइट कोड आ गया, जावा प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद किस रूप में बदलता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देगा, वो 4 ऑप्शन में मशीन लैंग्वेज, आपको जो है डाउट में डालने के लिए वो मशीन लैंग्वेज में डालेगा। बहुत सारे बच्चे जिसने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो वो तो यही कहेगा भाई किसी कोड को अगर आप कंपाइल करेंगे तो मशीन लैंग्वेज में ही बदलेगी, नहीं भाई और लैंग्वेज बदलती है, लेकिन जावा लैंग्वेज नहीं बदलती है, ये बाइट कोड में बदलती है मेरे भाई। बाइट कोड के बाद जो है ये जावा जो है मशीन लैंग्वेज में बदलती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है जेवीएम मेरे भाई, ठीक है। ये बाइट कोड यहाँ पे लिखा है ना, अब ये देखो जावा बाइट कोड को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन की आवश्यकता होती है। इनिशियल नेम की बात करूँ तो जेम्स गोसलिंग द्वारा जावा का सबसे पहले प्रस्तावित नाम क्या था, ग्रीन टॉक जो है, इससे ओक से भी पहले, ये देखो आ गया ना, ओक से भी पहले जो है इसका नाम क्या होता था, ग्रीन टॉक जो है इसका नाम होता था मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट रिलीज की बात करूं तो जावा का पहला जो कॉमर्शियल वर्जन था जेडीके 1.0 कब आया था, ये 1996 में आया था मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई थिंक जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। अब जावा का उपयोग कहां कहां होता है ये भी देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ जावा, बिल्कुल स्टैटिक चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपको मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आज के समय में जावा का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है भाई, कहां कहां हो रहा है तो देख लेते हैं। वेब एप्लीकेशन बनाने में जावा का उपयोग होता है, अभी ऊपर देख के आए हैं भाई, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में जो है जावा का उपयोग होता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में जावा का उपयोग होता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में उपयोग होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन, मतलब साइंटिफिक एप्लीकेशन जिन पर जो है जो साइंटिफिक बड़ी बड़ी जो गणनाएं होती है ना, उनके अंदर भी जो है जावा का उपयोग होता है, गेमिंग एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा का उपयोग होता है, एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए जावा का उपयोग होता है, और बिग डेटा टेक्नोलॉजी, बिग डेटा से कुछ आपको याद आ रहा है, अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ना, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, डीबीएमएस डिस्कस किया था मेरे भाई, ठीक है। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर हमने पढ़ा था बिग डेटा। बिग डेटा के अंदर क्या होता है, हडूप होता है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो हडूप। तो इसीलिए बोलता हूं हर चीज आपको समझनी जरूरी है, वरना आप ये समझ नहीं पाओगे बिग डेटा क्या है और हडूप क्या है। डीबीएमएस वाला चैप्टर देख लेना, वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जामिनर मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं भाई, वेब एप्लीकेशन में जावा का क्या यूज होता है, ठीक है। तो जावा सर्वलेट्स, स्ट्रट्स और जेपीएस जैसी तकनीकों के माध्यम से वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बेहतरीन सपोर्ट देता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एजुकेशन और डिफेंस विभागों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो है यहाँ जावा का जो है उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका उपयोग क्या होता है, हर प्रकार के डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि वीएलसी मीडिया, मतलब बहुत सारे होते हैं, कोई भी आपके दिमाग में आ रहा हो ना, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है जावा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए AWT, स्विंग और जावा FX जैसे API का जो है उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में भी जावा का उपयोग होता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से जावा का उपयोग करता है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड जो मोबाइल होते हैं ना, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है बेस होते हैं। अब ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये किसका यूज करते हैं, मेनली जो है ये जावा का उपयोग करते हैं। जावा माइक्रो एडिशन एक लोकप्रिय फ्रेमवर्क है जो मोबाइल डिवाइसेस पर एप्लीकेशन चलाने में मदद करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यह बहुत ही सिक्योर और पावरफुल है, इसीलिए बैंकिंग एप्लीकेशन की है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। ओरेकल के अनुसार 97% एंटरप्राइजेज कंप्यूटर में जो है जावा
चलता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात करूं तो गणनाओं के रिसर्च के लिए वैज्ञानिक इसे पसंद करते हैं। तो ये देखो जावा का उपयोग कितना ज़्यादा है। तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वैज्ञानिक, वो भी जावा का उपयोग करते हैं मेरे भाई गणनाओं और रिसर्च के लिए। मतलब जो वैज्ञानिक है, अब जाहिर सी बात है वैज्ञानिक का तो भाई बड़ी बड़ी गणनाएं होते हैं, बड़ी बड़े नंबर्स उनको कैलकुलेशन करने होते हैं या फिर उनको रिसर्च करनी होती है, तो उसके अंदर भी जो है वो पसंद करते हैं जावा लैंग्वेज को, क्योंकि यह सी और सी प्लस प्लस की तुलना में अधिक सुरक्षित और पोर्टेबल है मेरे भाई, ठीक है। अधिक सिक्योर है और अधिक पोर्टेबल है। यहां पे क्या लिखा गया, मतलब। ये मतलब का मतलब ये नहीं है हिंदी वाला मतलब, ठीक है। 1 सेकंड भाई, अब देखो इस मतलब का क्या मतलब है, यहाँ पे हिंदी वाला मतलब नहीं है, ये एक अलग है भाई, MATLAB। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है मेरे भाई, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है भाई, ठीक है। याद रखना HLP का मतलब क्या है, यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है, मतलब जो है इसका उपयोग जो है किस लिए होता है, इसका उपयोग इसीलिए होता है संख्यात्मक गणना, बड़ी बड़ी जो संख्या होती है ना, उनकी गणना करने के लिए जो है इसका उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। और डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब सबसे पहले इसका नाम याद रखना, पूरा नाम क्या है मेरे भाई, ठीक है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई मतलब का जो है पूरा नाम क्या है, मतलब कि ये टर्म आपको दे देगा और कह देगा इसका पूरा नाम बताओ, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स लेबोरेटरी इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा। ऐसे लिखा आपको मिलेगा, मैट्रिक्स लेबोरेटरी आपको लिखा मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे आपको मिलेगा, तो ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। मतलब ये हिंदी वाला मतलब नहीं है, याद रखना, ठीक है। इस मतलब का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स लेबोरेटरी जो है इसका पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मैं आपको यहां पर बता देता हूं, लिखूंगा नहीं, बस जो बोल रहा हूं उसका जो है अच्छे से सुन लेना। गणितीय गणना करने में, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है ना, उनका मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए जो है इसका मतलब का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ किया जाता है, डेटा को एनालाइज करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ग्राफिक और विजुअलाइजेशन, जो ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन होती है ना, उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। और कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो रोबोटिक्स और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग होती है ना, उसके अंदर भी जो है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसी सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग किया जाता है। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब जो है इसकी विशेषताएं बताऊं, इसकी विशेषता की भी बात कर लेते हैं। इस मतलब की जो है ना, इस मतलब की विशेषता के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। विशेषता क्या होती है, विशेषताएं, तो विशेषता का मतलब यही है भाई, जो इंजीनियर और जो वैज्ञानिक होती है ना, इसको अपना स्टैंडर्ड टूल मानते हैं। किसको स्टैंडर्ड टूल मानते हैं, मतलब को, ठीक है। जो इंजीनियर होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, मतलब को जो है एक स्टैंडर्ड टूल मानते हैं, क्योंकि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये टूल मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर एक टूल होता है, इसके अंदर ये जो मतलब है ना, इसके अंदर एक टूल होता है जिसका नाम क्या होता है, सिमुलिंक होता है मेरे भाई, सिमुलिंक, ठीक है। SIMULINK, ये एक जो है टूल होता है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक टूल होता है। किसके अंदर टूल होता है, इसके अंदर एक ये टूल होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, टेस्ट करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल भाई, जैसे कि कार बना दी, किसी इंजीनियर ने कार बना दी। अब कार के अंदर क्या लगा है, इंजन तो लगा होगा ना कार के अंदर। अब इस कार के अंदर जो ये इंजन है, ये कैसे काम करेगा, क्या इसका बिहेवियर होगा, ये सारा टेस्ट करने के लिए वो इंजीनियर किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, तो ये मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सिमुलिंक नाम के टूल का जो है वो उपयोग करता है। यहां तक सारी चीजें जो है आई थिंक क्लियर आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताऊं इसका सरल भाषा में क्या मतलब होता है। तो सरल भाषा में, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें यही कहते हैं भाई कि जो भारी भारी जो गणितीय संख्या होती है ना, उस पर रिसर्च करना या फिर साइंटिफिक डेटा पर काम करना, तो सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा, मतलब जो है सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो जाएगा मेरे भाई। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, किसके बारे में, इस मतलब के बारे में मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, गेमिंग एप्लीकेशन। आप सभी जानते हैं भाई, जो गेम एप्लीकेशन बनाते हैं उनमें भी जो है जावा प्रोग्राम जो है, यहाँ पे देखो माइनर क्राफ्ट जैसे बेहतरीन गेम्स जो है जावा में प्रोग्राम किए गए। यह 2D गेम्स बनाने के लिए बहुत अच्छी भाषा है मेरे भाई, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं एम्बेडेड सिस्टम, शुरुआत में इसी के लिए बनाया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो सिम कार्ड, ब्लू रे डिस्क प्लेयर हो गया, और टेलीविजन में जावा का इस्तेमाल करने के लिए जो है सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए, इन्हीं को इस्तेमाल करने के लिए जावा का उपयोग किया गया था। बिग डेटा टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं। बिग डेटा का प्रसिद्ध ओपन सोर्स जो फ्रेमवर्क है ना, हडूप, ये जावा में ही लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। डायरेक्ट पूछ सकता है भाई बताइए डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो बिग डेटा है इसका फ्रेमवर्क है क्या है, हडूप इसका फ्रेमवर्क है। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सी दे देगा, C++ दे देगा, पाइथन दे देगा और जावा दे देगा। तो आप बताएंगे जावा लैंग्वेज के अंदर जो है बिग डेटा का ओपन सोर्स जो फ्रेमवर्क है हडूप, वो लिखा गया है। यहां तक आई थिंक कोई क्लियर, सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए, कोई भी डाटा आपका डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब जावा के लाभ देख लेते हैं। सिंपल सी चीजें लिखी गई हैं। सिंपल, इसे सीखना और डीबग करना आसान है क्योंकि यह ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन का उपयोग करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यह क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे सिद्धांतों पर आधारित है जिसे कोड को दोबारा उपयोग करना आसान होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट वंस रन वेयर, ऊपर बात करके आए भाई, एक बार लिखो और कहीं भी जो है इसका इस्तेमाल कर लो मेरे भाई। ये इसकी जो है एडवांटेज है, यानी कि लाभ है इसके। सिक्योर की बात करूं तो यह पहली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसका बाइट कोड वेरीफायर कोड चलाने से पहले इसकी पुष्टि करता है। मल्टी थ्रेडेड की बात करूं तो एक ही प्रोग्राम के भीतर एक साथ जो है कई कार्य करने की क्षमता जो है ये जावा लैंग्वेज रखती है। रोबस्ट की बात करूं तो जावा कंपाइलर रन टाइम पर त्रुटियों का पता लगा लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो जावा का जो कंपाइलर होता है ना, रन टाइम पर ही जो है एरर का पता लगा लेता है, जिससे यह बहुत विश्वसनीय जो है हो जाता है मेरे भाई। अब HSSC हरियाणा पुलिस जो है कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है, यहां पे मैंने लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं एंड्रॉइड मोबाइल एप्स के लिए आधिकारिक रूप से किस भाषा का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो जावा लैंग्वेज का जो है सबसे ज्यादा उपयोग होता है। वैसे और लैंग्वेज में भी एंड्रॉइड सिस्टम पर काम किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एंड्रॉइड सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन बनती है वो किसके अंदर बनती है? जावा लैंग्वेज के अंदर बनती है मेरे भाई, ठीक है। हडूप की बात करूं तो किसका फ्रेमवर्क हो जाएगा? बिग डेटा का ये फ्रेमवर्क हो जाएगा। बिग डेटा फ्रेमवर्क हडूप किस भाषा में लिखा गया है? जावा भाषा में लिखा गया है। सिक्योरिटी पर्पज से बात करूं तो जावा की कौन सी विशेषता है इसे वायरस मुक्त बनाने में मदद करती है? तो इसके सिक्योरिटी फीचर्स और बाइट कोड वेरिफिकेशन जो है इसको वायरस मुक्त बनाने में जो है इसकी हेल्प करते हैं। GUI टूल की बात करूं तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस की बात करूं तो जावा में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए किन टूल का उपयोग किया जाता है? AWT, स्विंग और जावा FX की बात कर जो है हम ऊपर देख के आए मेरे भाई, ठीक है। एक एक करके मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये देखो कहाँ गया, ये देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में किस किस का यूज हो जाता है, ये देखो AWT, स्विंग्स, जावा FX API का उपयोग होता है मेरे भाई। एवरीथिंग आपको याद रखना है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 19 पेज मैं आपके लिए लेके आया हूं यहाँ पे। कितने? 19 पेज। अगर आप जावा को वैसे पढ़ने बैठोगे ना, कहीं पे भी देख लेना 50-60 पेज आपको मिलेंगे, और ऐसा डाटा आपको मिलेगा जिसको देखते ही आपको जो है ऐसा मन में आएगा छोड़ यार, नहीं बस रहने दे यार। ऐसे 19 पेज लेके आया हूं, जो क्वेश्चन बनेगा ना इसी के अंदर से बन जाएगा मेरे भाई। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अभी हमने जावा के फायदे देखे हैं, तो यहां से जावा के नुकसान आप पढ़ लेना, ठीक है। एक एक करके आप जावा के जो है नुकसान पढ़ लेना, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे, अच्छा नहीं है क्या, चलिए कोई नहीं, जो लाभ मैंने आपको बता दिए, जावा के नुकसान एक एक करके आप यहाँ से बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आई होप पढ़ लेंगे आप, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी है इस PDF को बनाने में। अब चलते हैं, अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कोड, उसी का नुकसान है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जावा के कोड अक्सर काफी लंबे और जटिल होते हैं, जिससे उन्हें पढ़ना काफी कभी मुश्किल हो जाता है, ये उसका एक नुकसान है मेरे भाई, ठीक है। अब जावा डेटा टाइप की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जावा डेटा टाइप को देख लेते हैं भाई, क्या होता है जावा डेटा टाइप। डेटा टाइप तो आप पहले भी देख के आए, C लैंग्वेज हम पढ़ के आए, C++ लैंग्वेज पढ़ के आए, वहां पे हमने पढ़ा था ना डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप यही होता है, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, फ्लोट हो गया, और भी सारे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जो है आपके डेटा टाइप होते हैं। जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि किसी भी वेरिएबल का उपयोग करने से पहले उसका टाइप बताना जो है अनिवार्य है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है मेरे भाई कि भाई अगर आप कोई बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, अगर आपने जावा के अंदर ये एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स बनाने का मतलब ये है आपको पहले से ही जावा को बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेटा बना, किस टाइप का जो है डेटा इसके अंदर आएगा। अगर आपने कैर लिखा तो ये कैर का ही डाटा इस बॉक्स के अंदर डालेगा। ऐसा नहीं है कि कैर लिखने के बाद आप इसके अंदर जो है 1, 2, 3 या 5 इंटीजर है ना ये, वो इसके अंदर डाल सकेंगे, नहीं। इसका मतलब ये है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब एक बार आपने यहाँ पे इस बॉक्स के आगे लिखा कैर टाइप, तो आप इसके अंदर जो है कैरेक्टर ही डालेंगे मेरे भाई, कोई नंबर नहीं डाल सकते मेरे भाई, ठीक है।
यहां तक आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल के लिए आपको जो है अक्सर जो है एक बता देता हूं जावा के अंदर कैसे आएगा, यहां पे लिख देता हूं जावा के अंदर कैसे आएगा। तो ये देखो फॉर एग्जांपल आपने x = 10 लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होगा, कोई बता सकता है ये ठीक है या नहीं है? जावा के अंदर क्या होएगा, ठीक होएगा, ये कंपाइल कर जाएगा, ये मेरे भाई एरर दे देगा, ठीक है। ये एरर क्यों दे देगा, क्योंकि भाई x को पता ही नहीं है, जावा को पता ही नहीं है कि कहां पे आपको क्या डालना है, ठीक है। आपको ये जो 10 है ना, 10 अगर आप बॉक्स में डाल रहे हो तो आपको जो है क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे इंटीजर बताना पड़ेगा कि मैं नंबर इसके अंदर डाल रहा हूं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंट x = 10। ये सही है, ये सही है, ये कंपाइल कर जाएगा। क्यों कंपाइल कर जाएगा, क्योंकि 10 से पहले आपने यहां पे जावा को बताया है कि इंट में एक नंबर डालने वाला हूं डब्बे के अंदर। समझ आई मेरी बात? आई होप समझ आई होगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब है बस इसका कि भाई ये एक स्ट्रांगली डेटा टाइप लैंग्वेज है जिसको पहले से क्लियर करना पड़ेगा बॉक्स बनाने से पहले, कि मतलब संख्या डालने से पहले आप कौन सी संख्या डाल रहे हो, कैरेक्टर डाल रहे हो, फ्लोट डाल रहे हो, दशमलव प्रणाली डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो वो बताना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं जावा के अंदर? जो है दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप ये पहले से परिभाषित होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, कुल 8 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने सी लैंग्वेज देखी थी, उसमें जो है पहले से कुछ सिंबल दिए गए थे ना, 32 प्रकार के दिए गए थे, देखिए थे ना, वैसे ही प्री डिफाइंड वो 32 थे। ऐसे ही जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं मेरे भाई, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करूं तो ये रेफरेंस टाइप होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया और एरे हो गया। ये सारी चीजें आप सी लैंग्वेज में भी पढ़ के आए हैं, C++ में भी आए। इसीलिए बोलते हैं अगर एक लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी सारी लैंग्वेज आपको पढ़ने और समझने में जो है काफी आसानी हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, चलिए 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं भाई, बुलियन हो गया, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, डबल हो गया और कैर हो गया। आपको 4 ऑप्शन देके कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। इसीलिए 8 के 8 नाम आपको याद रखने हैं। बुलियन की बात करूं तो केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू ये लेता है मेरे भाई। ये एक एक लाइन भी पढ़ लेना, क्या पता पूछ ले भाई बताइए बुलियन का उपयोग जो है जावा लैंग्वेज के अंदर क्यों किया जाता है। तो बुलियन का उपयोग केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है ये लेता है। बाइट की बात करूं तो 128 से 127 तक के नंबर स्टोर ये करता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट की बात करूं तो छोटी संख्याओं के लिए होता है। इंट का प्रयोग करूं तो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला पूर्णांक संख्या, अभी मैंने बताया अगर आपको 10 डालना है तो इंट आगे आपको लिखना पड़ेगा। लॉन्ग की बात करूं तो बहुत बड़ी संख्याओं के लिए अंत में एल लगाना पड़ता है। फ्लोट की बात करूं तो दशमलव वाली संख्याओं के लिए एफ लगाना पड़ता है। डबल की बात करूं तो दशमलव संख्याओं के लिए, ठीक है। कैर की बात करूं तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हमेशा जो है सिंगल कोट में लिखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। कैर होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए हमेशा सिंगल कोट में लिखना पड़ता है। यहां तक सारी चीजें जो है आई थिंक क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो ये भी देखो। स्ट्रांगली टाइप्ड, ऐसी भाषा जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना अनिवार्य है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सी दे देगा, C++ दे देगा, पाइथन दे देगा और जावा दे देगा। आप कहेंगे जावा लैंग्वेज जो है ऐसी भाषा है जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना जो है मस्ट है, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं डिफॉल्ट बुलियन में। डिफॉल्ट बुलियन क्या है? जावा में बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है मेरे भाई, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू की बात कर रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है। मेमोरी की बात करूं तो कौन सी भाषा C++ में धीमी है? क्योंकि इसमें बाइट कोड इंटरप्रेशन होता है तो ये जावा हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। C++ से धीमी पूछ रहा है ये, ठीक है। कैर साइज की बात करूं तो जावा में कैर डेटा टाइप कितने बाइट का होता है? तो 2 बाइट का, क्योंकि यह यूनिकोड का उपयोग करता है। काउंट की बात करूं तो जावा में कुल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है? 8 जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ऐसे जो है क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे सी लैंग्वेज से मेरे भाई। आई बात समझ में? अब चलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बाद हम देख लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देख लेते हैं भाई। चलिए देख लेते हैं। इन्हें रेफरेंस टाइप भी कहा जाता है क्योंकि ये सीधे वैल्यू स्टोर करने के बजाय ऑब्जेक्ट का रेफर करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। स्ट्रिंग हो गया, कैर क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे हम पहले भी देख के आए हैं मेरे भाई, ठीक है। इंटरफेस हो गया, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग अक्षरों के समूह, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इनकी वैल्यू को हमेशा डबल कोट्स के अंदर जो है लिखा जाता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब हरीश,
ठीक है, सीक्वेंस हो गया ये कैरेक्टर का, ठीक है, इनको डबल कोट्स में जो है लिखा जाएगा मेरे भाई। उदाहरण के तौर पर ये देखो लिखा गया है ना, माय नेम युगल, युगल मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही जो है ये डबल कैरेक्टर के अंदर जो है लिखा, डबल कोट्स के अंदर जो है लिखा जाता है स्ट्रिंग का नाम मेरे भाई। क्लास की बात करूं तो यह एक यूजर द्वारा परिभाषित यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप है जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। इसमें मेथड और वेरिएबल शामिल होते हैं। यह एक लॉजिकल एंटिटी या फिर लॉजिकल एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात अच्छा क्लास हो गया ना, ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। यह क्लास का एक इंस्टेंट उदाहरण होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर बनता है, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यह रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे कि कार, पेन, टेबल को जो है दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंटरफेस। आई होप ये सारी चीजें आपने C++ लैंग्वेज में पढ़ी होगी मेरे भाई, ठीक है। इंटरफेस की बात करूं तो यह क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिक्लेयर की गई मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट अधूरी होती है। इसका उपयोग एब्स्ट्रैक्शन इनहेरिटेंस प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। एरे भी हमने पहले पढ़ा है। एरे क्या होता है, एक समान डेटा टाइप वाली वैल्यूज का जो है कलेक्शन होता है मेरे भाई। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या क्या अंतर है देख लेते हैं। विशेषता यहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे प्रिमिटिव लिखा गया है, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव लिखा गया है। परिभाषा की बात करूँ तो जावा में पहले से डिफाइंड होते हैं प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव की बात करूँ तो यूजर या डेवलपर द्वारा जो है बनाई जाती है। ऊपर ये सारी चीजें हम देख के आए, बस यहाँ पे एक टेबल में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ इनके बीच में, ठीक है। वैल्यू की बात करूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू ये लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये नल भी हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। साइज की बात करूं तो इनका साइज फिक्स होता है, जैसे इंट 4 बाइट, इनका साइज जो है फिक्स नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। शुरुआत की बात करूं तो ये हमेशा छोटे अक्षर से शुरू होते हैं। इंट, कैर ये अक्सर बड़े अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। रेफरेंस थोड़ा देख लेना, यहीं से जो है क्वेश्चन पूछता है। अब यहां से देख लेते हैं, ऐसे HSSC दिल्ली पुलिस इंपोर्टेंट, यहां पे लिखा गया है स्ट्रिंग। जावा में शब्दों या वाक्यों को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्ट्रिंग का उपयोग होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। यहां पे लिखा भी है, ये देखो, ये नल भी हो सकते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। एक ही प्रकार के कई डेटा को एक साथ रखने का इस्तेमाल क्या होता है, एरे होता है, आप सभी को पता है। क्या क्लास एक फिजिकल एंटिटी है, नहीं, यह केवल लॉजिकल ब्लूप्रिंट है मेरे भाई। ये ऊपर देख के आए थे, यहां पे देखो ये कहां गया, अभी देखा था ना हमने, कहां गया, कहां गया, अभी देखा था ना। चलिए यहीं कहीं होगा, अभी तो देखा था, चलिए मिल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं भाई, जावा के मुख्य सिद्धांत देख लेते हैं, ऊप्स कंसेप्ट देख लेते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके 4 सबसे बड़े महत्वपूर्ण पिलर्स हैं मेरे भाई। कौन कौन से 4 इसके महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया और एनकैप्सुलेशन हो गया। इन चीजों को आपने C++ में भी पढ़ा था, सेम ही डेफिनेशन रहेगी, कोई अलग थलग नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या है, जब एक नई क्लास किसी पुरानी क्लास के गुण और तरीकों को अपना लेती है, उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। एक जो नई क्लास होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पुरानी क्लास है और ये नई क्लास है मेरे भाई, ठीक है, ये नई क्लास है। जब ये नई क्लास जो है पुराने क्लासेस के गुण अपने आप में ले लेती है, इसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस जो है इसको बोला जाता है। इसका फायदा क्या है, इसे कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को दोबारा उपयोग कहते हैं। आपको बार बार जो है एक ही कोड जो है नहीं लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। शब्दावली की बात करूं तो जिस क्लास से गुण लिए जाते हैं, मतलब जिस क्लास से गुण लिया जाता है उसे पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास कहते हैं, और जो क्लास गुण लेती है उसे चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास कहा जाता है। इसका उदाहरण मैं अपने आप में लेके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं मेरे भाई, ठीक है, ये हरीश है, मैं हूं। आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स है, यानी कि ये मेरे पेरेंट्स है मेरे भाई, ठीक है। अब इनसे जो गुण मेरे अंदर आएंगे, मतलब यहां से जो गुण मेरे अंदर आए, ठीक है, ये गुण आए, मैंने ये गुण लिए, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं सब क्लास कहलाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। मैं क्या कहलाऊंगा, सब क्लास कहलाऊंगा। लेकिन मैंने जिनसे गुण लिए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये पेरेंट क्लास कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये पेरेंट क्लास कहलाएगी या फिर सुपर क्लास कहलाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को देख लेते हैं। ये क्या होता है, बहुरूपता, यानी कि एक नाम और अनेक काम मेरे भाई, हमने देखा था पहले भी। क्या है, एक ही नाम के काम का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करना मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के लिए एक ड्रॉ नाम का फंक्शन सर्कल भी बना सकता है और स्क्वायर भी बना सकता है। यानी कि एक ड्रॉ जो है ना, ड्रॉ नाम का फंक्शन, ये क्या कर सकता है, सर्कल भी बना सकता है, ठीक है, और क्या बना सकता है, स्क्वायर भी बना सकता है। आई बात समझ में, मतलब कि ये दोनों काम किससे कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है।
पॉलीमॉर्फिज्म से कर सकते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म को कहते ही क्या है, एक नाम और अनेक काम मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। क्या है एब्स्ट्रैक्शन? केवल जरूरी जानकारी यूजर को दिखाना, बैकग्राउंड की जटिल डिटेल्स को छिपाना। फॉर एग्जांपल की जैसे कि एटीएम कार्ड। अब एटीएम का आपको सामने वाला इंटरफेस दिखता है, आप वहां पर जो है अपना जो है पहले डालते हैं, डिटेल डालते हैं, उसके बाद जो है कैश या डिपॉजिट जो भी आपको करना है वो डालते हैं, आपके पैसे आ जाते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जो मशीन कैसे काम कर रही है वो आपको नहीं दिखाता। ये क्या कहलाता है? ये एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण यहाँ पे लिखा है, कार चलाते समय आपको पता है कि ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकेगी, लेकिन अंदर मैकेनिकल प्रोसेस आपसे छिपा रहता है। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में? आगे चलते हैं, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में लपेटना। यह डेटा को बाहरी दखलंदाजी से जो है सुरक्षित रखता है मेरे भाई। ठीक है, अब इनसे क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। जावा में कोड को दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता क्या कहलाती है? इनहेरिटेंस कहलाती है। डेटा और मेथड्स को एक साथ बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनकैप्सुलेशन कहलाती है। गैर जरूरी विवरणों को छिपाकर केवल आवश्यक जानकारी दिखाना क्या कहलाती है? अभी मैंने एग्जांपल एटीएम को दिखाया था, क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है मेरे भाई। ऑब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है? रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहां तक आई होप कोई जो है डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो और शेयर कर दो अगर अभी तक यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भाई। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई भी आपकी चीज जो है स्किप नहीं हुई है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सच में लगा होगा कि हाँ, आज ही जावा लैंग्वेज जो है इतनी आसानी भाषा में जो है समझ आई है मेरे भाई। ठीक है, नहीं आई तो ये भी लिख देना मेरे भाई, नहीं आई समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगली बार इससे भी और आसान भाषा में करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। इनहेरिटेंस की परिभाषा क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ओल्ड क्लास पुरानी क्लासेस से जो है एक न्यू क्लासेस जो है बनाई जाती है। विशेषता क्या है? इसमें पुरानी क्लासेस की सभी प्रॉपर्टीज, विशेषताएं और मेथड नई क्लास में अपने आप जो है आ जाती हैं। इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। डेरिवेशन, क्लास को इनहेरिट करने के लिए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ओल्ड क्लास इसे बेस क्लास, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास कहा जाता है। न्यू क्लास इसे चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास या फिर सब क्लास कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, इनहेरिटेंस के प्रकार देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इनहेरिटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। 5 प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। जब एक चाइल्ड क्लास केवल एक ही पेरेंट क्लास से गुणों और व्यवहार को इनहेरिट करती है तो उसे सिंगल इनहेरिटेंस क्लास बोलते हैं। यानी कि एक पेरेंट होगा और उसका एक चाइल्ड होगा, मतलब एक जो चाइल्ड होगा ना वो अपने सिंगल पेरेंट से जो है गुण लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट बोला जाता है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो मुख्य बिंदु का लिखा गया है संरचना, ये देखो यहाँ पे लिखा गया ना ए और बी लिखा गया, तो यहाँ पे लिखा भी होगा सब कुछ। देखो सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है इस पे बाद में आएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। संरचना कैसी होती है? इसमें केवल एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास होती है मेरे भाई। इसका उपयोग कोड की पुनरावृत्ति, कोड रीयूजेबिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है। चित्र के अनुसार ए सुपर क्लास है और बी सब क्लास है मेरे भाई। यानी कि ये जो बी है ना, ये किसके गुण ले रही है? ए के गुण ले रही है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो गई? ये सुपर क्लास हो गई, या फिर क्या हो गई? पेरेंट क्लास हो गई। बी क्या हो गई? बी सब क्लास हो गई। बी क्या हो गई? सब क्लास हो गई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स दिए ना, एक ए बॉक्स हो गया, ए बी बॉक्स हो गया। इतनी ये जो यहां पे दिख रहे हैं ना आपको 2 बॉक्स हैं, इसके अंदर ए और बी, ये सारी चीजें भाई मैंने लिखी है मेरे भाई। आपको सिर्फ किताब में ये बॉक्स ही दिए मिलेंगे और जो है किताबी लैंग्वेज मिलेगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ये देखो सिंगल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। ए ऊपर, ये देखो ए ऊपर है, बी नीचे है, ये बी वाला हो गया। इनके बीच में एक एरो है, ये एरो है मेरे भाई। इससे सिंपल और क्या लोगे? देखो जो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। अब ऊपर की ओर इशारा करने का क्या मतलब है? यहां पे देखो बॉक्स ए पेरेंट क्लास, इसे बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। यह वह क्लास है जिसके पास पहले से कुछ फीचर या डेटा मौजूद था। बॉक्स बी, ये क्या है? चाइल्ड क्लास है या फिर सब क्लास है या फिर डिराइव्ड क्लास है। यह नई क्लासेस है जो ए के गुणों को अपने अंदर ले रही है मेरे भाई। अब काम करने का तरीका कैसा है? जब हम लिखते हैं क्लास बी एक्सटेंड ए, तो ए के अंदर जितने भी काम की चीजें, वेरिएबल्स और मेथड थे वो अपने आप बी के पास आ जाते हैं। अब आपको बी के लिए अलग से वो चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। सिंपल सी चीज है ये, या चीज आपको समझा देगी इस बॉक्स के बारे में, इस इमेज के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई।
ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई, एचएसएससी और हरियाणा पुलिस की स्टैटिक जी के पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमेशा एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है, 1 to 1 रिश्ता इसके अंदर होता है। किसके अंदर? सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर। जावा में इस काम को करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि पुराने काम को दोबारा इस्तेमाल करना। उदाहरण की बात करूं तो मान लो एक व्हीकल है और बी एक कार है मेरे भाई, ठीक है। तो कार अपने आप वाहन के सारे गुण जैसे पहिए, इंजन जो है इनहेरिट कर लेगी मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। जब एक सब क्लास चाइल्ड एक से ज्यादा पेरेंट्स के गुणों को इनहेरिट करती है तो उसे मल्टीपल इनहेरिट बोला जाता है। अभी सिंगल इनहेरिट का क्या था? मतलब कि एक बॉक्स था, यहां पर एक बॉक्स था, मतलब कि ये यहां से गुण ले रही थी, ये क्या था? सिंगल इनहेरिटेंस था मेरे भाई। अब ये क्या कह रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहा है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस की, मतलब कि यहां पे इसके पेरेंट्स दो, एक या एक से ज्यादा मिलेंगे, मतलब एक, दो या तीन मिलेंगे, और यहां पे एक सिंगल मिलेगा, यानी कि ये यहां से भी गुण ले रहा है, यहां से भी गुण ले रहा है, और यहां से भी गुण ले रहा है। आई बात समझ में? यहां से नीचे भी लिखा हुआ सेम, यही देखो संरचना। इसमें दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास होगी, ये मैंने आपको बताया। केवल एक चाइल्ड क्लास होती है, ये चाइल्ड क्लास होगी। उदाहरण जैसे एक बच्चा अपने मदर और पिता दोनों के गुण लेता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे देखो लिखा होगा, ये देखो, ये क्या है? ये एक बच्चा है, ये बच्चे का फादर है, ये बच्चे की माता है मेरे भाई। इन दोनों के गुण जो है ये ले रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं। यहां तक कोई भी डाउट या फिर दिक्कत हो तो मेरे को बताओ मेरे भाई, ठीक है। यहां पे ये बॉक्स के बारे में लिखा गया है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना। यहां पे एचएसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे गए हैं, चलिए इसको भी बता देता हूं। पहचान के लिए, जब एक चाइल्ड क्लास के दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है बोला जाता है। क्या जावा क्लास के माध्यम से मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है? नहीं करती मेरे भाई। इंटरफेस का उपयोग करने के लिए इंप्लीमेंट कीवर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल तो हमने ऊपर देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टी लेवल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें इनहेरिटेंस की एक सीडी, इसमें इनहेरिटेंस की एक सीडी चेन जैसी संरचना होती है। एक क्लास किसी दूसरी क्लास के गुण लेती है और फिर वही क्लास किसी तीसरी क्लास के लिए पेरेंट बन जाती है मेरे भाई, समझ रहे हैं? जैसे कि ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, इसने इस सब, यहां पर सब क्लास है, ठीक है, ये सब क्लास है, इसने गुण जो है इसको दिए, मतलब इसने गुण जो है यहां से लिए। अभी ये सब क्लास थी, लेकिन इसने गुण जो है अगले वाली क्लास को दे दिए, अब ये पेरेंट क्लास बन गई, ये सब क्लास। ऐसी संरचना यानी कि चेन चलती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मल्टी लेवल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मुख्य बिंदु की बात करूं तो संरचना इसमें दादा पिता पुत्र जैसा संबंध है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये दादा है, ये पापा है, और ये बेटा है, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी। अब इसका बेटा होएगा, यहाँ पे इसका बेटा आ जाएगा, इसका यहाँ पे बेटा आ जाएगा, तो ये चेन जो है चलती रहेगी मेरे भाई, समझ आई बात? समझ में? तो यहाँ पे देखो उदाहरण यहाँ पे दिया गया, क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट करता है, और फिर क्लास सी जो है क्लास बी से इनहेरिट करती है डेटा। ऐसे ही जो है चीजें चलती रहेंगी। ये यहाँ पे जो है डाटा लिख दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे तुलनात्मक यानी कि डिफरेंस मैंने बता दिया है मल्टीपल और मल्टी लेवल के अंदर। पेरेंट्स क्या होता है? दो या दो से अधिक होता है। मल्टी लेवल में क्या होता है? केवल एक तत्काल पेरेंट होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से इस डेटा को देख लेना। आगे चलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। जब एक पेरेंट क्लास सुपर क्लास से एक से ज्यादा चाइल्ड सब क्लास गुणों को इनहेरिट करती है तो उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। सेम सारी चीजें सेम है मेरे भाई, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा है हर कोड के अंदर, ठीक है। तो बस समझने की जरूरत है थोड़ी सी, ठीक है। संरचना की बात करूं तो इसमें एक रूट होती है और उसमें कई शाखाएं निकलती है, जैसे कि पेड़ मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण के लिए एक एनिमल क्लास है जिसमें डॉग, कैट और लॉयन जैसे अलग अलग क्लासेस निकल रही है। खासियत, सभी चाइल्ड क्लासेस को अपने पेरेंट्स के गुण तो मिलते हैं लेकिन वे आपस में स्वतंत्र होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक पेरेंट क्लास है, ए वाला एक पेरेंट क्लास है, लेकिन इसके नीचे जो है काफी सारी जड़ें निकल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको पेड़ मानो, नहीं इसको जड़ मानो, ठीक है, ये जड़ हो गई, इससे जो है अलग अलग शाखाएं निकल गई मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ए बॉक्स है, इसे पेरेंट्स या सुपर क्लास कहेंगे। उसके नीचे तीन बॉक्स है बी सी डी, ये तीनों चाइल्ड या फिर सब क्लास हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तीनों नीचे वाले बॉक्स से तीर ऊपर ए की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है जब एक ही पुरानी क्लास के गुणों को एक से ज्यादा नई क्लासेस अपनाती है उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो है कहा जाता है। उदाहरण मान लीजिए, ए एक बैंक है, ठीक है। ए क्या है? एक बैंक है। अब एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी, बी सी डी तीनों बैंक के ही रूप हैं। ये तीनों बैंक वाली एक क्लास के गुण को इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई, ठीक है। मान लो कि ये ए है, ये क्या है? ये आरबीआई हो गया। अब आरबीआई की विभिन्न शाखाएं होगी, ये क्या हो गया? ये एसबीआई हो गया, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये भाई आपका HDFC हो गया, और ये तीसरा आपका क्या हो गया, ये आपका PNB हो गया। बस सिंपल सी चीज है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अभी इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए HSSC कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये देखो। जब एक बेस क्लास के साथ एक से अधिक सब क्लासेस होती है तो उसे क्या बोला जाता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। मल्टीपल वर्सेस हायरार्किकल, मल्टीपल में दो पिता और एक बच्चा होता है जो जावा सपोर्ट नहीं करता। हायरार्किकल में एक पिता और कई बच्चे होते हैं जो जावा में पूरी तरह से काम करता है। डायग्राम की पहचान, अगर एग्जाम में ऐसी फोटो आ जाए जिसमें एक ऊपर की ओर कई चीजें नीचे हों, मतलब कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा चित्र आ जाए, ठीक है, और ऐसा चित्र आ जाए, ऐसा चित्र आ जाए, ये यहां पे लिखा गया है ना, देखो। अगर आपसे ऐसा चित्र आ जाए और कह दे कि बताइए ये कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे भाई ये कैसा है, तो ये इनहेरिटेंस वाला है मेरे भाई। हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर भी यही चीज लिखी गई है, कहा गया एग्जाम में फोटो आए तो उसमें ऊपर की ओर कई नीचे हो तो वह हायरार्किकल है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इतना रह गया ये, अच्छा खत्म हो गया क्या यहाँ पे। चलिए हायरार्किकल एक रह गया, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहा गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है यह दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का मिश्रण होता है। मतलब कि यहाँ पे हमने देखा ना इनहेरिटेंस, तो दो प्रकार के इनहेरिटेंस का मिश्रण क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। संरचना आमतौर पर इसे मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस को मिलाया जाता है। उदाहरण डायग्राम, डायमंड प्रॉब्लम। क्लास ए और बी, क्लास ए से बी और बी, क्लास ए से बी और सी निकली, और फिर बी और सी को मिलाकर एक क्लास डी बनाई गई मल्टीपल, ठीक है। जटिलता, यह सबसे जटिल प्रकार की जावा में इसे लागू करने के लिए इंटरफेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें डेटा के दोहराव का जो है खतरा रहता है मेरे भाई। ये देखो यहाँ पे बना दिया गया, इस चित्र को पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं, ये देखो इसको सिंपली डिकोड भी मैंने कर दिया है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ए है, ए से दो क्लास निकली, बी और सी। ए से क्या निकली, ये दो क्लास निकली, ठीक है, हायरार्किकल हिस्सा है। फिर बी और सी से डी क्लास बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से कौन सी क्लास बना रहे हैं, इन दोनों से डी क्लास बन रही है मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस जैसे सिंगल और मल्टी लेवल या फिर हायरार्किकल को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस उसको बोला जाता है। अब HSSC कैसे क्वेश्चन पूछेगी, ये देखो। दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के मिश्रण को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्या जावा क्लास के माध्यम से हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, नहीं करती है। इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो पेरेंट बी और सी, एक बच्चा डी का लॉजिकल शामिल है, इसीलिए जावा इसे सीधा सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें डायमंड प्रॉब्लम आ जाती है मेरे भाई। इसे भी जावा में इंटरफेस के जरिए जो है लागू किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने टेबल बना के दे दिया है, डिफरेंस बता दिया है। यहाँ पे इनहेरिटेंस है, यहाँ पे जो है हायरार्किकल है, और यहाँ पे हाइब्रिड है, यहाँ पे विशेषता है, यहाँ पे संरचना का प्रकार है। हायरार्किकल की बात करूँ तो एक पेरेंट अनेक चिल्ड्रन, और हाइब्रिड की बात करूँ तो दो या दो से अधिक का मेल होता है मेरे भाई, ठीक है। संरचना एक से अनेक, और यहाँ पे मिश्रित कॉम्प्लेक्स होता है मेरे भाई, ठीक है। ये पांच प्रकार को सारांश मैंने दे दिया है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। मल्टी लेवल क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन होता है। मल्टीपल क्या होता है, मैनी पेरेंट्स, एक चाइल्ड होता है। हायरार्किकल क्या होता है, एक पेरेंट मैनी चिल्ड्रंस होता है। हाइब्रिड क्या होता है, इन सभी का मिश्रण होता है मेरे भाई। यहां पर जो है हमारा जावा चैप्टर कंप्लीट होता है, जावा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया है भाई। तो कंप्लीट हो गया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, आसान लगी, डिफिकल्ट लगी, कुछ आपको सीखा या नहीं सीखा, कैसा लगा, जरूर आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे जो है 2-3 क्वेश्चनों में आपको टरका दिया है। कहाँ पे गए क्वेश्चन, ये पूछा है ना, कहाँ गया, ये रहा। ये सिर्फ इतने से क्वेश्चन नहीं है, कल संडे है, कल हम पूरे जावा टॉपिक से निचोड़ के कितने क्वेश्चन लेके आएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन लेके आएंगे मेरे भाई, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, जावा से टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, और जो टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे ना वो पूरे इसी 50 क्वेश्चन जो हमने आज टॉपिक किया ना, इसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखी होगी तो वहां पर आपको पता लगेगा कैसी आपकी तैयारी हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो कल का सेशन आप जरूर जो है
लेना और मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन करके जो है इसकी पीडीएफ ले लेना मेरे भाई, और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहो मेरे भाई, ठीक है। तो आपको जो है फीडबैक जरूर देना है, कैसी क्लासेज आपको लग रही है, जो भी आपके दिल में हो मेरे भाई वो आप लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है अच्छा ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर बुरी चीज़ है तो बुरी भी बता देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छी बात है अगर आप में कोई अगर आपके बारे में बुरा चीज़ बताता है ना, तो वही आपका जो है सच्चा सहपाठी है, सच्चा दोस्त है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है भाई। अगर आप कोई दिल से मेरी कमी बताएंगे ना तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, संडे वाली कल की क्लास आएगी, इसका एमसीक्यू देख लेना, ऐसे ही तैयारी अपनी करते रहो, सिलेक्शन यहीं से आपका होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।